नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज का ये दूसरा टेस्ट है क्योंकि इसके पहले मैंने हिंदी का एक टेस्ट डाल दिया है। गोल्डन पेपर नंबर 40 है वो भी, और यहाँ पर हम साइकोलॉजी का गोल्डन पेपर नंबर 40 करने वाले हैं। मनोविज्ञान के पूरे ही 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कल भी मैंने एक मेगा टेस्ट डाल दिया था साथियों, पूरे 150 प्रश्नों का। अगर कल वाला मेगा टेस्ट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करें, क्योंकि वो वाला मेगा टेस्ट बहुत ही शानदार बनाया गया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों लेवल के लिए है ये, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके, कक्षा शिक्षण में अधिगम की दृष्टि से शिक्षक को बालकों के विकास में किन पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए? अ शारीरिक, बी मानसिक, सी संवेगात्मक, डी सामाजिक। 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब इन बिंदुओं को देखने के बाद में पहला विकल्प देखिए। पहला विकल्प है ABC, दूसरा विकल्प है BCD, तीसरा विकल्प है ACD और चौथा विकल्प है AB। तो बताइए भाई, पहले क्वेश्चन में कौन सा आपका विकल्प सही रहेगा? देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 1 में, देखते हैं क्या रहेगा। विकल्प नंबर 2। क्यों? क्योंकि कक्ष शिक्षण की बात की जा रही है। कक्ष शिक्षण में उसके मानसिक पक्ष का ध्यान रखा जाता है कि उसका मानसिक विकास हो, उसके संवेगात्मक पक्ष का ध्यान रखा जाता है, उसके सामाजिक पक्ष का ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रथम है, मतलब ए वाला विकल्प शारीरिक, तो साथियों शारीरिक विकास का ध्यान सबसे ज़्यादा शैक्षिक क्रियाओं में रखा जाता है, ठीक है। कक्षा शिक्षण में मतलब जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, इसलिए दूसरा विकल्प सबसे बेटर विकल्प है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, बालक के मंदबुद्धि होने से संबंधित सत्य कथन है। यह वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होती है, यह आनुवांशिकी से प्रभावित होती है, इसमें आनुवांशिकी की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, और इनमें से सभी। तो दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा समझ करके सोच करके उत्तर दीजिएगा, क्योंकि एक बार आप उत्तर दे देते हो तो फिर उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि उत्तर दे दिया फिर बदलाव कर देते हो, हाँ नहीं यही मान रहा था, ऐसा नहीं। इसमें जो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 2 में, वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। यह आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, क्योंकि आनुवांशिकता क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण। तो ये मंदबुद्धिता भी साथियों आनुवांशिकता के कारण ही है। ऐसा नहीं है कि बालक जन्म तो बहुत बढ़िया हुआ और 2-4 साल बाद वो मंदबुद्धि हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होती है, और आनुवांशिकी की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव किसका ज़्यादा होता है? आनुवांशिकता का होता है। इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछ रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक चलते चलते रास्ते पर पत्थर के टकराने से गिर जाता है और रोने लगता है। बालक रोते रोते पत्थर को मारता है। यह दर्शाता है वस्तु स्थायित्व को, स्व केंद्रण को, एनिमिज्म को और नर्सिज्म को। तो भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात है, मतलब 2 से 7 वर्ष। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस अवस्था का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अवस्था है ये। कौन सा विकल्प आपका तीसरे क्वेश्चन में सही रहेगा? एक बार प्रश्न को आप समझ सकते हो, फिर उसके बाद उत्तर का चयन करो साथियों। तो कौन सा रहेगा? देखते हैं सही आंसर। सही आंसर रहेगा आपका एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। क्या होता है साथियों? जीववाद होता है। अब जीववाद क्या है? प्रत्येक वस्तु को जीवित या सजीव मानना ही जीववाद कहलाता है। बालक यहाँ रास्ते पर चल रहा है, पत्थर से टकरा रहा है, गिर जाता है, रोने लग जाता है, और रोते रोते किसको मार रहा है? पत्थर को। तो भाई पत्थर को मारने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मार रहा है। क्यों? क्योंकि बालक उस अवस्था में प्रत्येक वस्तु को जीवित समझता है। इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, इनमें से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। बालक प्रौढ़ की तुलना में शिशु उद्दीपक के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है, और प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि एक बालक में और एक प्रौढ़ व्यक्ति में संवेगों से संबंधित सही नहीं है, मतलब असत्य कथन है? तो राइट आंसर बताइएगा साथियों, चौथे क्वेश्चन में कौन सा विकल्प रहेगा? देख रहे राइट आंसर।
कौन सा रहेगा साथियों आपके विकल्प नंबर 4। क्यों रहेगा? क्योंकि पहला विकल्प कह रहा है बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है। नहीं, देखो, हाँ मतलब यहाँ पर आपको आंसर देखना था तो ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सही कथन है। आपको क्या देखना था? सही नहीं है। बालक प्रौढ़ से अधिक मतलब एक प्रौढ़ व्यक्ति जो होता है उससे ज़्यादा स्वैच्छिक रूप से मतलब उससे ज़्यादा संवेगों को प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्रौढ़ व्यक्ति तो संवेगों को दबा भी लेता है, जैसे रोना आया तो कोई दुख हुआ तो प्रकट नहीं करता है, लेकिन बालक तुरंत रोने लग जाता है तो स्वैच्छिक रूप से प्रकट कर रहा है। ये सही बात है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। अब देखो, प्रौढ़ों में तो संपूर्ण संवेगों का विकास हो जाता है, बालक में संपूर्ण का धीरे धीरे होता है, इसलिए ये भी सही है। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपक के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है। क्षीण उद्दीपक मतलब भले ही कमजोर उद्दीपक हो लेकिन उसके प्रति भी बहुत ही ज़्यादा संवेगात्मक व्यवहार वो करता है, किंतु एक प्रौढ़ व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। तो भाई परिवर्तित तो बालक के होंगे, प्रौढ़ के थोड़ी। बालक रोने लग गया, कुछ खाने को दे दो तो वो हंसने लग जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति ऐसा करेगा? नहीं करेगा साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को और इसका सही उत्तर का चयन करो साथियों। कौन सा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही रहेगा? तो चलिए देखते हैं सही आंसर। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो जो सही कथन है उसको देखना था। अब देखो पहला विकल्प क्या करे? आनुवंशिकी का ही परिणाम है, मतलब आनुवंशिकी के अलावा और दूसरी कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, तो पर्यावरण भी तो होता है, इसलिए ये गलत हो गया। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं। चौथा भी गलत है, विभिन्न पक्ष पृथक नहीं होते हैं बल्कि अंतर संबंधित होते हैं। तो दूसरा या तीसरा में से एक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? विकास एक संचयी प्रक्रिया है, क्योंकि बालक के जो पूर्व अनुभव है उनका एक गठन होके मतलब वो आपस में पूर्व अनुभव मिलकर के बालक के विकास में योगदान देते हैं साथियों। तो पूर्व अनुभव बहुत मायने रखते हैं, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखिएगा। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, PWD अधिनियम 1995, PWD अधिनियम 1997, PWD अधिनियम 1992 और PWD अधिनियम 1990। तो देखो बालक वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से, अक्षम मतलब वह व्यक्ति जो सामान्य नहीं होते, नॉर्मली ये चीज़ है इसकी। तो यहाँ पर PWD अधिनियम 1995 का संबंध अक्षम व्यक्तियों से होता है साथियों, सीखने की क्षमता जिनमें नहीं पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है। प्रथम विकल्प 6ठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 7 है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन देखना है अधिगम से संबंधित। तो पहला विकल्प, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता आनुवंशिकी द्वारा ही पूर्व निर्धारित होती है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। तो बताओ 7वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, तो फिर सबसे बेटर रहेगा आपके लिए साथियों। कौन सा विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही रहेगा देख लेते हैं। राइट आंसर कौन सा है आपके? विकल्प नंबर 2, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में वो सक्षम होते हैं। ये कथन सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है अधिगम के संदर्भ में बच्चों के लिए, क्योंकि दंडित करना गलत है। यहाँ पर पूर्व निर्धारित ही नहीं होता है आनुवंशिकी से सीखना साथियों, फिर वातावरण का प्रभाव ही नहीं बचा उसमें सीखने में, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है, तो सीमित क्यों करेगी ये भी गलत कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन,
जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। प्राचीन अनुबंधन अधिगम, क्रिया प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम और क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम। तो देखो, पर्यावरणीय प्रभाव मतलब वातावरण की बात की जाती है जहाँ पर्यावरण का नाम आता है। संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर के अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो भाई इसको हम सामाजिक अधिगम के रूप में जानते हैं साथियों, क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव और संज्ञानात्मक कारक दोनों आपस में मिलके अधिगम के लिए जिम्मेदार है साथियों। अब प्राचीन अनुबंधन में तो ऐसा कोई प्राचीन हो, क्रिया प्रसूत हो, प्रयत्न त्रुटि हो, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, ऐसी चीज़ इनमें नहीं होती है। थर्ड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी स्टर्नबर्ग द्वारा उनके सिद्धांत में सुझाई गई है? गणितीय बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि। तो देखो, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत में इसको बहुत ज़्यादा वरीयता देता हूँ साथियों, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में गणितीय बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं बताई है, बल्कि व्यवहारिक बुद्धि का उल्लेख किया है। इसलिए आपके चौथा विकल्प इसमें सही है। देखो, दूसरा, पहला और तीसरा जो प्रकार है ये किसके द्वारा बताया गया है? ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताए गए हैं। तो ओनली फोर्थ विकल्प ही आपके प्रश्न 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आएंगे। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण और 7 उप परीक्षण। तो देखो, भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या मतलब, इन्होंने कोई अलग से परीक्षण नहीं दिया था, जो पहले परीक्षण थे उनको एक निश्चित जगह रख दिया था साथियों। इसमें उप परीक्षणों की संख्या कितनी है? 5 है। और वो जो उप परीक्षण है कौन कौन से है समझ लीजिए, याद रख लेना। एक तो है कोहज ब्लॉक डिजाइन, दूसरा है पास एलोंग टेस्ट, तीसरा है टेस्ट पैटर्न, चौथा है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण और तात्कालिक स्मृति और चित्र निर्माण परीक्षण। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस प्रकार ये 5 उप परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण में रखे जाते हैं। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11वां प्रश्न है, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है किस पर? जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा और स्वप्रत्यय। स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। लिंग, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिरुचि। तो भाई किस पर निर्भर करेगी बालकों की निष्पत्ति? प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर बताना है। एक बार अच्छे से विकल्पों को देख लीजिए ताकि आपका आंसर गलत नहीं हो साथियों। कौन सा विकल्प सही रहेगा देख लेते हैं राइट आंसर। तो देखो, यहाँ पर पहला विकल्प कह रहा है जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा, स्वप्रत्यय। तो जाति पर निर्भर नहीं करती है निष्पत्ति, ये गलत है। स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा चारों पर निर्भर करती है। लिंग, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा लिंग पर निर्भर नहीं करती है। अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिरुचि शारीरिक बनावट पर निर्भर नहीं करती है। मतलब ओनली सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आइंजैक के अनुसार मानसिक रोग, क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति, असतर्कता, क्रूरता जैसे लक्षण किस व्यक्तित्व में पाए जाते हैं? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, मनस्तापिता, सांवेगिक स्थिरता। तो देखो, हेंस आइंजैक ने अंतर्मुखता बहिर्मुखता वाला जो सिद्धांत दिया था, व्यक्तित्व से संबंधित प्रकार बताए थे साथियों। उसमें ये जो विशेषताएं दी गई है ये किस में सूट करती है, मतलब किस में बैठती है सही तरीके से? तो देखो, ये जो जितनी भी यह विशेषता है, जैसे मानसिक रोग से ग्रसित है, क्षीण एकाग्रता, एक निश्चित जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, क्षीण स्मृति, ज़्यादा देर याद नहीं रखना, असतर्कता, क्रूरता, ये सारे लक्षण यहाँ पर मनस्तापिता रोगी के हैं, मनस्तापिता व्यक्तित्व के प्रकार के हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? एक विद्यार्थी का तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हुआ तो वह दूसरों से कहता है कि यह नौकरी मेरे योग्य नहीं थी। समायोजन की कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जा रही है? परिमेयीकरण, शोधन, प्रत्यावर्तन, आत्मीकरण। तो भाई समायोजन के टॉपिक में से भी प्रश्न आना ही आना होता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर ही लिया होगा अब तो आप सभी ने साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? परिमेयीकरण, जिसको युक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है? युक्तिकरण किया जा रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हुआ, दूसरों से क्या कह रहा है? नौकरी मेरे योग्य नहीं थी, मुझे करनी नहीं थी वो। तो साथियों ये परिमेयीकरण है, ये युक्तिकरण है।
विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपसे क्या पूछ रहा है। देखो आज 2 ही टेस्ट आएंगे, आज का ये सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट आज नहीं आ पाएगा साथियों, पेपर है मेरे, एग्जाम है। तो देखो कल वापस आपको 3 टेस्ट मिलेंगे और परसों पूरा ही टेस्ट मिल जाएगा, परसों पूरा ही टेस्ट मिल जाएगा साथियों आपको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। 14वां प्रश्न, रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार, 8 प्रकार, 5 प्रकार और 6 प्रकार। तो देखो रॉबर्ट एम गेने ने क्या किया, जो सीखने के प्रकार दे रखे थे उनको एक निश्चित क्रम में जमा दिया और उसमें समस्या समाधान अंतिम प्रकार था जो 8वां था। तो इसमें इन्होंने कुल 8 प्रकार बताए थे सीखने के। विकल्प नंबर 2 सही है 14वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो देखो गलत कथन की अगर हम बात करें तो विकास रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता है साथियों, वर्तुलाकार होता है, ये कथन गलत है। इसलिए प्रथम विकल्प आपके सही रहेगा। पूर्वानुमेय बिल्कुल होता है, आप इसका पूर्वानुमान लगा सकते हो। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर ये बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगमकरण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, अधिगम सामाजिक क्रिया है और अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। तो अधिगम को इनमें से कौन से मतलब यूँ मान सकते हो अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है, ऐसे भी इस प्रश्न को आप बना सकते थे लेकिन थोड़ा चेंजेस करके दे दिया। तो देखो 16वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, सक्रिय क्रिया माना जाता है, सामाजिक क्रिया माना जाता है, संदर्भित माना जाता है लेकिन तात्कालिक नहीं होता है, अधिगम में थोड़ा समय लगता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आएंगे। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यावहारिक। तो साथियों देखो संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, तीन चीज़ें जो गिलफोर्ड के द्वारा बताई गई है। तो इसमें एक जो विषय वस्तु है, इसमें विषय वस्तु का जो प्रकार है वो कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। 17वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रणाली। प्रणाली जैसा कोई प्रकार विषय वस्तु में नहीं रखा है गिलफोर्ड ने, लेकिन आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यावहारिक। तो आकृतिक को प्रतीकात्मक भी कहते हैं, इसलिए यहाँ ओनली प्रथम विकल्प ही प्रश्न संख्या 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां क्वेश्चन, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, उपलब्धि है तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं और चारित्रिक भिन्नताएं। तो देखो अच्छे से प्रश्न को सोच समझ के अच्छे से देख करके और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा साथियों। 18वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा तो देख लेते हैं। देखो अभिरुचि उसकी आंतरिक विभिन्नता है, अभिवृत्ति उसकी आंतरिक विभिन्नता है, उपलब्धि उसकी आंतरिक विभिन्नता है, लेकिन लिंग साथियों स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वो पुरुष है, महिला है, बच्चा है, लड़की है, जो भी है, तो ये कोई आंतरिक विभिन्नता थोड़ी है, ये तो बाहरी होती है साथियों। इसलिए यहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नताओं का ये उदाहरण है। थर्ड विकल्प सही है। यहाँ आंतरिक सिर्फ इस शब्द की वजह से, लिंक की वजह से यहाँ पर इसका आंसर थर्ड विकल्प हो जाता है, प्रथम नहीं रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन, बहुविध चिंतन का संबंध है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, अनुकरण से है या मॉडलिंग से है? तो 19वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपके इसमें सही है। देख लिया होगा, सोच लिया होगा। देखिए राइट आंसर साथियों, बहुविध का जो बहुविध चिंतन है इसका जो संबंध है वो बुद्धि से नहीं होता है, बल्कि बहुविध चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से होता है। बहु मतलब अलग अलग, विविध मतलब विविधता है। तो साथियों ये चीज़ें सृजनात्मकता में पाई जाती है। सेकंड विकल्प आपके 19वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है, मुख्य धारा से जोड़ना कहा जाता है या विभेदीकरण कहा जाता है? तो 20वें क्वेश्चन में सही आंसर बताना है, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो जिस प्रक्रिया में बच्चे आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो चीज़ उन्हें समाज का सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बनाती है, तो उसको सामाजिकरण के नाम से जाना जाता है साथियों।
विकल्प नंबर आपका 1 सही है 20वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए 21वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 21वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों, ये देखिए 21वां क्वेश्चन ये रहा आपके। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण करना, संवाद एवं परिचर्चा करना और दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखो 21वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है आपके प्रश्न संख्या 21 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर देखो 1 देखते हैं, अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल ये प्रोत्साहित करना चाहिए बालकों को, प्रयोग करना चाहिए, पर्यवेक्षण उनकी निगरानी रखना चाहिए, संवाद उनके साथ करना चाहिए, परिचर्चा करनी चाहिए, लेकिन दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। साथियों ये तो क्या है, रटंत प्रणाली पर आधारित चीज हो गई, इसलिए आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 21 में सही है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सर्वाधिक सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विषयक है और बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो भाई इस सर्वाधिक सही है, मतलब सबसे अधिक सही कथन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है प्रश्न नंबर 22 में। कौन सा विकल्प रहेगा साथियों? अच्छी तरह से प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर। पहला क्या कह रहा है, एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ठीक है, हो सकता है। मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, हो सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विषय है, ये बिल्कुल गलत है। जो तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत है। चौथा है बहुआयामी है, जटिल योग्यताओं का समूह है, बिल्कुल सही बात है साथियों। बुद्धि को बहुआयामी माना जाता है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, तो सबसे बेस्ट विकल्प, क्योंकि क्या पूछा है, सर्वाधिक सही है, तो सर्वाधिक चौथा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसे छूकर देखने का निर्णय कौन सी तंत्रिकाएं लेती है? संवेदी तंत्रिकाएं, साहचर्य तंत्रिकाएं, पेशीय तंत्रिकाएं और इनमें से सभी। तो देखो किसी वस्तु को हम देख रहे हैं और उसे छूकर देख रहे हैं, तो साथियों छूकर देखना क्या होता है? मतलब उसको स्पर्श करके, तो स्पर्श करना हमारी पेशीय तंत्रिकाओं से संबंधित होता है। थर्ड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। तो 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक सर्वप्रथम बैठना शुरू करता है, फिर लुढ़कना, फिर घुटने के बल चलना आरंभ करता है। विकास के किस प्रकार से ये संबंधित है? गामक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से और नैतिक विकास से। तो सबसे पहले बैठ रहा है, फिर लुढ़क रहा है, घुटने के बल चल रहा है, तो एक गतिक या गतिक नहीं है, तो फिर गामक विकास होना चाहिए। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। संज्ञान का मतलब तो ज्ञान से लिया जाता है, सामाजिक इसमें नहीं रहेगा, न ही नैतिक विकास रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25वां क्वेश्चन, बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार को, स्वचालित नहीं स्वचालित होता है, स्वचालित व्यवहार को कहा जाता है? अधिगम, आदत, अभिप्रेरणा और उद्दीपक। तो देखो हम किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं और यदि वो व्यवहार स्वचालित है, मतलब अपने आप होता रहता है, तो साथियों उसमें सोचने समझने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं? आदत के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है मित्रों प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो चलिए 26वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 26, अधिगम की विशेषता नहीं है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन जो अपेक्षाकृत अस्थायी है और इनमें से कोई भी नहीं। देखो जो विशेषता अधिगम की नहीं है उसको देखेंगे तो पहला विकल्प, सोच लीजिए एक बार आंसर आप, है ना। पहला विकल्प देखते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन। बिल्कुल ये एक अधिगम की विशेषता है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव होते हैं कोई चीज़ें, तो उससे हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम है। सही बात है। अभ्यास के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं। लेकिन थर्ड विकल्प क्या कह रहा है? व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो अस्थायी नहीं होता है, स्थायी होता है। अगर यहाँ यूँ होता स्थायी होता है तो ये भी अधिगम की विशेषता हो जाती, लेकिन अस्थायी नहीं, अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते। इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है साथियों।
इनमें से कोई नहीं आपका गलत हो जाता है। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। किसी विद्यालय में एक कक्षा के सभी छात्र समय पर विद्यालय नहीं आते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक क्या करेगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेगा, उपचारात्मक शिक्षण करेगा, क्रियात्मक अनुसंधान करेगा और सभी को सख्त सजा देगा। तो भाई समय पर विद्यालय नहीं आ पाते हैं छात्र, तो सभी को सख्त सजा नहीं देंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या उपचारात्मक शिक्षण भी नहीं करेंगे, बल्कि हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे, क्योंकि ये कक्षा और विद्यालय से संबंधित एक समस्या है जिसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके 27 में बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत या संवेगों का द्विकारक सिद्धांत किसे कहा जाता है? जेम्स लेंगे का सिद्धांत, कैनन-बार्ड सिद्धांत, शेक्टर-सिंगर सिद्धांत, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो साथियों संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत या संवेगों का द्विकारक मतलब संवेगों के जो दो कारक है उस प्रकार से ये सिद्धांत दिया गया है। तो कौन सा है वो सिद्धांत? 28वें में राइट आंसर बताइएगा साथियों। कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न नंबर 28 में? शेक्टर-सिंगर सिद्धांत, थर्ड विकल्प आपके इसमें बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। लेकिन देखो 29वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें और ज़्यादा मोटिवेट करें साथियों। बहुत मोटिवेट आपने कर दिया है लेकिन थोड़ा सा और कर दें। तो देखो इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? यह शक्ति बालक के आचरण में सुधार लाती है। यह ऐसी शक्ति है जो सार्थक तथ्यों को प्रकट करती है। मानसिक विकास अधिगम का साधन है और यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। तो देखो कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप में, तो साथियों सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप में जो व्यक्त करता है उस वाले विकल्प का आपको चयन करना है। 29वें क्वेश्चन में सही आंसर कौन सा रहेगा? अच्छी तरह से प्रश्न को देख लीजिए और सही आंसर का चुनाव करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसको चुनोगे साथियों? तो राइट आंसर इसमें है आपके विकल्प नंबर 4। यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समस्या समाधान करती है, क्योंकि मानसिक विकास जो हमारा है मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे सामने जो समस्याएं आती है हम उनको मानसिक रूप से हल करते हैं। तो इसलिए चौथा विकल्प सबसे बेहतर विकल्प है बजाय तीनों के मित्रों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। 30 में से एक आध दो प्रश्न में अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बता करके जाए कमेंट के माध्यम से। साथियों कितने क्वेश्चन 30 में से आपने सही किए वो भी हमें जरूर बताएं। इसके पहले हिंदी का वीडियो मैंने डाल दिया, बता दिया था आपको पहले ही, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? निषेधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू और उपचारात्मक पहलू। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां जिस पहलू में बताई जाती है उस पहलू का आपको चयन करना है साथियों। कौन सा विकल्प सही रहेगा? 30वें में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। संरक्षणात्मक पहलू उसको कहते हैं जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है। सेकंड विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। तो आज का ये दूसरा टेस्ट भी पूरा हुआ और आज में 2 ही टेस्ट आएंगे, ठीक है। बाकी कल वापस 3 टेस्ट, परसों पूरा मेगा टेस्ट मिलेगा। मेगा टेस्ट आपको कम से कम 3 और मिल जाएंगे साथियों एग्जाम तक। जैसा कल लिया था ऐसा ही पेपर बिल्कुल शानदार लेवल का, जैसे कल लिया था ना शानदार लेवल वाला, लगभग 110 एवरेज बेटा था उसमें। 110 भी बहुत कम लोगों के हो पाए साथियों उसमें। 110 तो बहुत ही कम के हुए। 105, 100 और 105 ज़्यादा हुए। 100 से कम भी बहुत सारे थे हालांकि उसमें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।